मैं ये सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर देना चाहूँगी। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब ने अपनी लाइफ्स में बहुत सारे कामयाब लोगों के बारे में सुना है, बहुत सारे कामयाब लोगों की कहानियों को सुना है और उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट होते हुए देखा है। लेकिन एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कहूँगी कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते हो कि खुद से नज़रें मिलाते वक्त फ़क्र महसूस हो, लगे कि हाँ ठीक है, अ, अच्छाई की परिभाषा सबके लिए अलग-अलग होती है, बट अपने आप को सैटिस्फाई कर सको कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। अगर ऐसा अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अगर कामयाबी का ये स्तर हासिल करना चाहते हो कि खुद से नज़रें मिला पाओ, तो सिर्फ़ कामयाबी मत सेलिब्रेट कीजिए। उस कामयाबी के पीछे की जो जर्नी रही है, जो स्ट्रगल रहा है, जो एक स्टोरी रही है, उस पूरी स्टोरी को समझिए, उसको जानिए और देखिए कि कैसे उन स्ट्रगल्स को आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो, कैसे उनसे मिलने वाले लेसन्स को आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। अगर आप कहानी रेप्लिकेट करेंगे, तभी आपकी डेस्टिनेशन रेप्लिकेट होगी। अक्सर हमारा जो ध्यान होता है वो डेस्टिनेशन रेप्लिकेट करने पे होता है, रिजल्ट को रेप्लिकेट करने पर होता है, लेकिन ध्यान होना चाहिए उस कहानी को रेप्लिकेट करने पर जिससे गुजर कर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा गया है। तो आज हमारे साथ हैं नीलेश, नीलेश रोनियार। सबसे पहले नीलेश, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अब मैं चाहूंगी कि आप अपनी ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, क्योंकि जितना मैंने आपको जाना, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी उन सारे लोगों के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ होगी जिनको लगता है कि हम अकेले रह के तैयारी कर रहे हैं, हमें लोनलीनेस हो गई है, हमारे लिए एंग्जाइटी हो गई है। ऑफ कोर्स ये इश्यूज बहुत बड़े हैं, इन पे चर्चा, इन पे बात, इन पे हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन क्या इन सिचुएशंस में रहते हुए भी आप अपने लिए कुछ कर सकते हो? इस बात का उदाहरण है नीलेश। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो नीलेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा था? एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपका बचपन कैसा था? कहाँ के हैं आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? पैदाइश कैसी थी? परवरिश कैसी थी आपकी? मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू पूरे आपको भी और पूरे एडुटेप टीम के को जिन्होंने इस जर्नी में एक अहम भूमिका निभाई, खासकर इंटरव्यू प्रिपरेशंस में। बात करें मेरे बचपन की तो मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक छोटे से टाउन सोनौली से आता हूँ। ये एक बॉर्डर एरिया में पड़ता है और मैं एक बिजनेस फैमिली में पला बड़ा हूँ। तो शुरू से एक बिजनेस इन्वायरमेंट में रहा हूँ और पढ़ाई के प्रति शुरू में तो बहुत ज्यादा रुझान नहीं थी, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से फिर मैंने अपना डेस्टिनेशन चेंज किया कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। और फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई स्टडीज को लेके। आपने एक यहाँ पे दो सवाल निकल कर आते हैं इस बात से। पहला तो आपने कहा कि आपका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था। तो कैसे बच्चे हुआ करते थे आप छोटे वक्त, छोटे होते हुए? मैम, छोटे में मतलब स्टडीज में आई वॉज एन एवरेज चाइल्ड। जब पापा डांट के बैठाते थे तो ही हम लोग पढ़ने बैठते थे, वरना हमेशा मस्ती होती थी। मतलब बिजनेस फैमिली से आप हैं तो दुकान पे आना जाना रहता है, हम्म। टीवी देखना दिन भर, ये सारी चीजें थी। ठीक है। और दूसरा आपने कहा कि आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बचपन से दुकान पे आना जाना भी था। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई मुझे आगे चल के दुकान को ही संभालना है या बिजनेस को ही आगे लेके जाना है? बिजनेस फैमिली से होते हुए और एक इस्टेब्लिश्ड काम होते हुए आपने क्यों सोचा कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए? मैम, आप बिजनेस फैमिली से होते हुए शुरू में तो ये था यार कि हाँ, बिजनेस ही करना है। हम्म। लेकिन ऑन अ सडन मेरे फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से लाइफ डिसीजन चेंज करना पड़ा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और जो बात है, सेकंड आपके क्वेश्चन है कि क्यों लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। हम्म। मैम, इसके दो कारण हैं। एक तो आप यूपी से आते हैं, तो यूपी इज अ फ्यूडल सोसाइटी, तो यहाँ या। गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा एक सोशल आउटलुक बहुत बढ़िया है, हम्म। वो तो है ही। और दूसरा ये था कि मुझे खुद को अपने फादर से इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश करना है। मैं ये नहीं चाहता था कि लोग मुझे मेरे फादर की वजह से जाने। साथ ही आप जब सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक मोटिवेशन रहता है यार कि नहीं, मुझे कुछ बदलाव लाना है। तो वो एक इंस्पिरेशन थी कि हाँ यार, कुछ करना है। ठीक है। और अभी आपने एक जिक्र किया कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप बताएंगे कि वो ऐसा क्या इंसिडेंट था, वो ऐसा क्या मोड़ था जिसने आपकी जर्नी पूरी बदल के रख दी?
मैम व्हेन आई वाज इन क्लास 9 तो मेरे फादर को सर्वाइकल हो गया था। तो उस टाइम मेरे ब्रदर ने काफी सेक्रीफाइस किया फैमिली के लिए। वो उनका बीटेक में एडमिशन हो गया था, लेकिन वो अपनी फिर बीटेक पढ़ाई छोड़ के वो घर आ गए बिजनेस, हम्म फैमिली बिजनेस देखने, क्योंकि उस हम्म समय फादर के लिए अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम्म तो फिर मैं कहा यार कि भैया जब इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो मुझे भी अब कुछ करना है। सो हम्म देन आई, वही मेरी मोटिवेशन रही, वही इंस्पिरेशन रही कि नहीं यार अब तो करना है, जम के करना है। हम्म ठीक है। चलिए, ये बात हुई आपके बचपन के बारे में। तो आपने अपनी स्कूलिंग जो है वो वहीं उसी बॉर्डर एरिया से ही करी है? मैम एकदम प्रॉपर उसी लोकेशन से तो नहीं की है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे। तो हम्म। 10 किलोमीटर दूर एक शहर, छोटा शहर था, नौतनवा नाम का। तो वहाँ से मैंने मिशनरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है, और 10th तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की। फिर मैंने गोरखपुर जाके अपनी 11th 12th की। ठीक है। तो और जो, आप जब आप 10th तक पढ़ रहे थे तो आप डेली अप डाउन करते थे 10 किलोमीटर, या आप हॉस्टल में रहा करते थे? नहीं मैम डेली अप डाउन करता था, मतलब ओह। वो ऑटो थी तो उतना कोई इशू नहीं था, वो नॉर्मल था ठीक है। यहाँ के लिए। अच्छा, मतलब कि वो स्ट्रगल लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका था तब तक। हाँ वो स्ट्रगल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा बच्चे वहीं जाते थे। तो एक अच्छा। नॉर्मल रूटीन बन जाता है बच्चों का कि हाँ यार आपको वैन आ रहा है, ले जा रहा है, ऑटो करके आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये ठीक चीज। है। और फिर आप जब गोरखपुर चले गए तो 11th 12th में आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए थे? क्योंकि आपने तब तक मन बना लिया था कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब या मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो 11th 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? मैम 11th 12th मैंने पीसीएम लिया था। ठीक है। तो 11th 12th में फिर आपके स्कोर्स या आपकी पढ़ाई कैसी रही? मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हो गए थे 11th 12th आते आते? यस मैम, मैं अच्छा स्टूडेंट हो गया था, मेरे 12th में 92% थे। और अरे स्कूल वाह। में थर्ड हाईएस्ट था मेरा। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टोरी उन उन बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है जिनको लगता है कि हम बचपन से नहीं पढ़े तो अब हम क्या पढ़ेंगे, वो जब जागो तभी सवेरा वाली बात है ये तो। जी मैम बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी और किन सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन करी? मैम मैंने जैसे आपने पहले बताया कि 10th तक मैंने डिसाइड कर लिया था यार कि मैंने सिविल सर्विसेज करना है। हम्म तो मेरा मन था कि मैं ह्यूमैनिटीज लूं, लेकिन घर हम्म वालों के बातों में मैंने पीसीएम लिया, क्योंकि वहाँ ज्यादा ऑप्शन मिलता मुझे। मैं कहा कि हम्म यार चलो लेके देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बंद नहीं करते हैं अभी। लेकिन हम्म 12th के बाद जो कि डिसाइड हो गया था, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अपना ग्रेजुएशन किया, हम्म सत्यवती कॉलेज इवनिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो आपकी ग्रेजुएशन जर्नी कैसी थी? कैसे स्टूडेंट थे आप एज ग्रेजुएशन में? मैम ग्रेजुएशन में मैं ऑलराउंडर था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैंने अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था पॉलिटिकल साइंस में। और मैं काफ़ी सोसाइटीज़ के पार्ट था, एक्टिव पार्टिसिपेंट था। जैसे कि डिबेट हो गया, एनएसएस हो गया, जेंडर चैंपियंस हो गया। इनफैक्ट मेरी खुद की पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी हो गई, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफ़ी एक्टिव था, जो कि मुझे लेटर ऑन काफ़ी मदद किया। ठीक है। और फिर आप किस साल ग्रेजुएट हुए? मैं 2021 का मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है। और 2021 के बाद फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर दी, जी शुरू मैम। कर दी? ठीक है। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी फिर आपकी कैसी रही? मैम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं जब तक ग्रेजुएट हूँ तब तक मेरा बेस तैयार हम्म रहे। हम्म और मैं ग्रेजुएशन लास्ट सेमेस्टर से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हम्म तो जो कि मेरा एज नहीं था, तो मैं 2022 का अटेम्प्ट नहीं दे पाया था। 2023 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। हम्म बट मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मेरा प्रीलिम्स सीसेट की वजह से रुक गया उस साल। हम्म तो वो मेरे लिए मेजर सेटबैक था। हम्म और मेरे लाइफ में एक कमी रही है कि आप जब पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, तो आप हम्म फेलियर्स के लिए कभी तैयार नहीं रहते हैं, और वो हम्म एक समय पे जाके आपको हिट करता है। हम्म वो मुझे हिट किया प्रीलिम्स के बाद कि यार ये कैसे हो गया। फिर ईपीएफओ का एग्जाम आया, मैंने ईपीएफओ का एग्जाम दिया, फिर ईपीएफओ में हो गया मेरा। लेकिन फिर ईपीएफओ का इंटरव्यू बहुत डिले हो गया। फिर मैंने ठीक है। 2024 का अटेम्प्ट दिया प्रिपेयर करके सिविल सर्विसेज का, मेरा प्री हुआ। ठीक इस है। बार मेरा मेंस रुक गया। फिर इंटरव्यू हुआ तो मेरा ईपीएफओ में हो गया मैम। चलिए, ये तो आपकी जर्नी काफी सही रही। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होते हो और फिर अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। अब ये मुश्किल तो था आपके लिए, पर फिर आपने इसके साथ डील कैसे किया? मैम इसके लिए डील के लिए, इस चीज को डील करने के लिए मैम इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। और हम्म मेरे कुछ दोस्त हैं, खास करके अमन और प्रशांत, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया मेरे हम्म जर्नी में।
और एक समय तो ऐसा था कि जैसे मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई कराना उनका एम हो गया था कि नहीं यार इसको तो कैसे भी कराना है। तो उस लेवल की बॉन्डिंग हो गई थी हमारी। तो इमोशनल सपोर्ट इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है मैम, कि आप जब फेलियर हो तो आपको पास रोने के लिए एक कंधा होना चाहिए। जी। और इसके अलावा इस प्रिपरेशन जर्नी में अगर आपने कोई स्ट्रगल देखा हो, मेजर स्ट्रगल, तो वो क्या था? मैं मेजर स्ट्रगल थे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी थे। मुझे अच्छा। 2022 में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया था। तो ठीक मैं है। 5 दिन एडमिट था। और हम्म। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मतलब एक टेंडर एज में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम्म। आपको पता चलता है यार कि इट कैन कॉज कैंसर लेटर। ओ। तो वो एक मेजर शॉक था लाइफ में। हम्म। फिर जब मैं 2024 में, मतलब 2-3 साल में काफी अकेला रहा प्रिपरेशन जर्नी में, अकेला ही रहता था। तो मेरे 24 आवर रूटीन यही था कि खाना पीना सोना, बस 3 चीज थे मेरे लाइफ में। और तो पढ़ना। एक टाइम, हाँ, खाना सोना पढ़ना, 3 चीज। हम्म। तो एक टाइम पे मैं बहुत आइसोलेटेड फील करने लगा था। हम्म। और मेंस के बाद मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि मेंस के लिए मैंने काफी मेहनत की थी। और हम्म। फिर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ तो मैं डिप्रेशन एंजाइटी से सफर करने लगा था। हम्म। फिर इंटरव्यू आया तो मैं क्या है कि मैंने खुद को पिकअप किया अपने दोस्तों की मदद से। और फिर मैंने इंटरव्यू दे दिया, यार हाँ चलो इंटरव्यू दे के आते हैं। और फिर फॉर्चुनेट, आई वॉज फॉर्चुनेट दैट कि ये चीज़ें हो गई। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती इतनी जल्दी, मतलब मैं काफ़ी फॉर्चुनेट महसूस करता हूँ कि मेरे साथ चीज़ें बहुत जल्दी हो गई। हम्म। वरना अगर नहीं होती तो फिर आगे काफ़ी डिफिकल्टीज होता। हम्म। क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर रियल इश्यूज। यस मैम। क्योंकि हाँ, कि उनके साथ सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ नहीं, आपकी प्रेपरेशन भी सफर करती है इन द लॉन्ग रन। Yes, ma'am. There were days when I used to sit for 5 hours, 6 hours in library, but I used to just gaze on one page. I was not able to read a single line. तो हम्म। ऐसे भी मैंने फेस देखे हैं जो कि मैंने किसी से बताया नहीं, यार हाँ ये चीजें हो रही हैं। हम्म। फिर आपने इनके साथ डील कैसे किया? मतलब केवल दोस्तों से बात करके चीजें ठीक हो गई, या फिर आपने इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प भी सीख की थी कोई? मैम एक टाइम पे ऐसा है कि मुझे लगा यार कि नहीं, प्रोफेशनल हेल्थ सीख करनी चाहिए। तो हम्म। मैंने प्रोफेशनल हेल्थ सीख किया था। आई हम्म। विजिटेड साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड हम्म। आई एम ऑन मेडिकेशन। ओके। आई पर्पसली आज दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, पहले एग्जाम निकल जाए फिर हम मेंटल हेल्थ का ध्यान दे लेंगे। बट दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी नोटेड बाय एवरीवन, कि अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो, क्योंकि अगेन आई हैव बीन इन लाइब्रेरीज, आई हैव बीन इन द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। तो ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठे हैं पर कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प जो है वो लेनी लेनी चाहिए इसके अंदर, इस चीज को ओवरलुक ना किया जाए। तो यस ये मैम, डिले नहीं हम्म। करना चाहिए इन सब चीजों में। यस। तो ये तो बात हुई हमारी जर्नी की, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम की तैयारी है और बहुत से स्टूडेंट्स जो इस सेशन को देख रहे हैं, उनका मेन मोटिव होगा स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानना, कि किस तरीके से आपने चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज किया। तो आप बताइए कि आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया, प्रीलिम्स के बाद आपका एओईओ का एग्जाम था, राइट? सो जी मैम। तो एओईओ और प्रीलिम्स के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? मैम 2023 में जैसा मैंने बताया, मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयार था। हम्म। और मेरा सीसीएट 1-2 क्वेश्चन की वजह से रुक रहा था, तो मैंने हम्म। प्रीलिम्स के बाद भी मेंस की तैयारी अपनी जारी रखी। ठीक है। 12 जून को रिजल्ट आया था और रिजल्ट हम्म। में मेरा नहीं हुआ था। हम्म। मैं नेक्स्ट डे मैंने रेस्ट लिया। और हम्म। फिर मैं सोचा यार कि नहीं, ईओयू का एग्जाम दे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम्म। सिलेबस वॉज ओवरलैपिंग। एक दो हम्म। चीज सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने थे, जैसे हम्म। कि अकाउंट्स हो गया, लेबर हम्म। लॉ वगैरह हो गया। हम्म। तो मैंने कहा यार कि मेरा प्रीलिम्स तैयार है, मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। बस मैं हम्म। जो नहीं तैयार है उस पर फोकस करता हूँ। तो मैंने हम्म। अपने 15 दिन की स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें मैं हम्म। 3 दिन लेबर लॉ को दिया, 3 दिन अकाउंट को दिया, 2 दिन कंप्यूटर को दिया। बाकी हम्म। 5-6 दिन मैंने जो अपना प्रीलिम्स वाला था उसको एक एक दिन करके मेजर चीजें रिवाइज कर लिया। जैसे कि हिस्ट्री में कुछ बैटल्स हो गए, उनकी हम्म। क्रोनोलॉजी वगैरह ये सब नहीं याद हम्म। रहती है। या हम्म। फिर पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं याद रहती हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें बस मैंने एक एक दिन ग्लैंस कर ली, और फिर मैं जाके पेपर दे आया मैं। तो मेरी ठीक है। जर्नी थोड़ी अलग थी, ऐसा नहीं था कि मैंने इसी के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरी सिविल सर्विसेज की बहुत हेल्प किया इसने।
करेक्ट। और यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, मेजरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज के ही बच्चे होते हैं जो आगे एओयू को टारगेट करते हैं, लेकिन उनको जो मेन हर्डल होता है वो उन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की वजह से होता है, जो आपने बताया कि आपने 3 3 दिन में प्रिपेयर किया, लेबर लॉस 3 दिन में प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर किया, कंप्यूटर प्रिपेयर किया। तो इन सब्जेक्ट्स में आप मुझे एक एक करके अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बताइए कि क्या आपने सोर्सेज रेफर करे, सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़े थे या नोट्स भी पढ़े थे, कहाँ से नोट्स को आपने लिया था। तो एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो ये हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली उनको लेकर के जरूर बताइए। मैम किसी भी एग्जाम के लिए आपने भी प्रिपेयर किया, सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीवाईक्यू। करेक्ट। तो मुझे फॉर्चुनेटली पीवाईक्यू मिल गए थे, तो मैंने जान लिया कि हाँ यार कि किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। हम्म। तो अगर हम लेबर लॉ, अकाउंट उठाते हैं तो इन दो सब्जेक्ट में बहुत बेसिक पूछता है, तो हम्म। हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। खास करके अकाउंट्स में आपसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछता है, और इस हम्म। बार के पेपर में भी लगभग 10 सवाल में 6 सवाल ऐसे थे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डायरेक्ट हो रहे थे। हम्म। तो ये सर मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने इनके लिए यूट्यूब से अलग अलग जगह से वीडियोस रेफर कर लिया था। हम्म। और मेरा दोस्त है अकाउंट का, जैसे प्रशांत जेस का मैंने नाम लिया, उसका भी अकाउंट सब्जेक्ट था, बीकॉम ग्रेजुएट है वो, तो उसने भी हम्म। मेरी अकाउंट्स में मदद की। हम्म। और लेबर लॉ मैंने इधर उधर से पीडीएफ उठा लिया, कहीं टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब से मैंने रेफर करके अपना प्रिपरेशन कर लिया था। ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपने क्या रेफर किया? मैम कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कि अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है वो चीज। तो हम्म। मैंने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, लेकिन पेपर इस साल कंप्यूटर का क्वेश्चन काफी टफ थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं पढ़ के गया था वो आया था। बेसिकली मैं कंप्यूटर स्किप ही किया था मोस्ट ऑफ द ठीक है। थिंग्स। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि आपने कैसे पढ़ाई की। उसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के साथ भी ओवरलैप करते हैं, आप उनके भी सोर्सेस और उनकी भी स्ट्रैटेजी एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि जो बच्चे बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हैं या डेडिकेटेड एओ ईओ की ही तैयारी कर रहे हैं, वो इस एग्जाम के सोर्सेज को समझ पाएं कि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें कहाँ से पढ़ी थी। मैम हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, हम्म। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हम्म। इकोनॉमिक्स मैंने मुरनाल सर से पढ़ा है। हम्म। और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर और एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की पहली वाली बुक रेफर की है, जो छोटी वाली बुक थी, हम्म। वो मैंने रेफर किया है। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक रेफर की थी मैम। ये बेसिक मैंने मेरी रीडिंग थी ब्रॉड। ठीक है। और चलिए बाकी तो। करंट के लिए मैम इसमें थोड़ा वन लाइनर भी पूछ देता है, तो आप किसी हम्म। भी चैनल से आप वन लाइनर देख सकते हैं। हम्म। बाकी आप न्यूज़पेपर में डेली रीड करता था, तो वो एक कंटिन्यूएशन था मेरा। ऑलराइट। और अब मैं बात करती हूँ, हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली कि कैसे आपने डील किया। जब एग्जाम डे वाला दिन आता है तो एग्जाम ऑफ कोर्स आपने एपीएफसी और एओईओ दोनों का ही दिया होगा, ठीक है। तो इस बार यस का मैम। पेपर ऐसा था कि एओईओ का पेपर एपीएफसी से ज्यादा मुश्किल था। तो जब आपका पेपर हुआ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, जैसे आपने कहा कि हम सब रेफर करते हैं, हमारे लिए गाइडिंग लाइट बाइबल जो है वो पीवाईक्यूज ही होती है, लेकिन जब आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड से बिल्कुल अलग था, ठीक है, काफी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ गया था, तो आपने अपने आप को उस एग्जाम सिनेरियो में कैसे हैंडल किया? जब आपने वो डिफिकल्टी लेवल देखा तो आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया वहां पर? मैम मुझे लगता है कि आपकी जब एक लेवल की प्रिपरेशन होती है तो आपको हम्म। क्वेश्चन पेपर देख के पता चल जाता है कि लेवल क्या है इसका। हम्म। और अगर टफ पेपर रहता है तो वो पेपर सबके लिए टफ है, तो हाँ ब्रेक करेक्ट। डाउन होने की जरूरत नहीं है। आपको जितना आ रहा है आप अपना बेस्ट दे के आइए। आप अपने हम्म। एनालिसिस से करके आइए कि हाँ मैं इतना क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरा कट ऑफ पार हो सकता है। हम्म। तो क्वेश्चन पेपर देख के मुझे लगता है कि डरने की जरूरत होती है, वो सबके लिए टफ रहता है। यस। मैं यही एग्जैक्ट वर्ड्स आपके मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि यही एक सिचुएशन है जो आई टू हैव बीन थ्रू। और मुझे लोग पूछते थे कि इस पेपर को देख के घबराहट नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि अगर आपकी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है, अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से करें, तैयारी अच्छे से करिए, आप पेपर को देख करके पेपर का अंदाजा लगा लोगे कि ये पेपर तो टफ है और ये सबके लिए टफ है, और अगर टफ है तो इसकी कट ऑफ नीचे जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वहां पर। तो एक जो एस्पेक्ट है कि घबराहट होगी या नहीं, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे लेवल की है, ठीक है। जी मैम। चलिए। कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। यस, इट इट डू मैटर्स अ लॉट। और ये कॉन्फिडेंस जो है, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि कहीं बाहर से आता है, कहीं से नहीं आता, ये आपकी तैयारी से ही आता है। अगर तैयारी से आपने आता है। जम के तैयारी करी है, आपका कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखेगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई एग्जाम वाले दिन की हमारी, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट हमारा काफी जल्दी आ जाता है, आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। फिर आप
जो है इसकी इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोचते हो, लेकिन इसका जो इंटरव्यू था वो एक काफी डिलेड एग्जाम था। तो जब ये था कि कई बार रूमर्स हो रहे हैं, अब इंटरव्यू होगा, अब इंटरव्यू होगा, तो क्या इसकी वजह से कहीं एक टेंशन हो रही थी कि मैं इंटरव्यू पे फोकस करूं कि मैं सिविल सर्विसेज का नेक्स्ट अटेम्प्ट का देखूं? मतलब क्या इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना पाना मुश्किल था उस वक्त पे? अ, मैम अक्सर ये दिमाग में आता था यार कि हाँ कहीं मैंने गलत स्टेप तो नहीं लिया, खासकर जब प्रीलिम्स पास आने लगा कि लगा यार कि मैनेज कैसे होगा। हम्म। एक टाइम पे आइडियाज आता था यार कि नहीं इंटरव्यू ड्रॉप कर दूं, इंटरव्यू हम्म। दूं ही ना, क्योंकि मेरा मेन अच्छा। गोल सिविल सर्विसेज है। हम्म। लेकिन शायद डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ था कुछ, तो मेरे लिए वो सारी चीजें सही हुई। जब मेरा मेंस खत्म हो गया तो इसके इंटरव्यूज की डेट आई, तो मैं इंटरव्यू पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाया। हम्म। करेक्ट। तो आपके लिए वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, मतलब एंजाइटी कम थी, थोड़ी राहत ज्यादा थी कि चलो जितना लेट आ रहा है उतना अच्छा है, कम से कम मैं अपने मेन गोल पे फोकस कर पा रहा हूँ। यस मैम। चलिए, ठीक है। और अब मैं जानना चाहूंगी कि इस पूरी जर्नी के अंदर एडुटैप की भूमिका कहाँ थी? एडुटैप का क्या रोल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? मैम एडुटेप का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था इंटरव्यू में, क्योंकि हम्म। मैंने इंटरव्यू के लिए भी काफी प्रिपरेशन, मतलब मुझे लगता है रिटर्न से ज्यादा मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था एग्जाम का। हम्म। और मैंने 8-9 मॉक इंटरव्यू दिए थे, हम्म। लेकिन सबसे बेहतर इंटरव्यू एडुटैप का था, क्योंकि बाकी सब मॉक्स में टीचर्स, बेसिकली टीचर्स लेते हैं, एडुटैप में हम्म। रिटायर्ड सिविल सर्जन हम्म। सर लोग ले रहे थे इंटरव्यू। तो वहाँ आपको रियल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बेसिकली टीचर आस्क अबाउट सब्जेक्ट मैटर, बट सिविल हम्म। सर्वेंट दे आस्क रियल थिंग्स, दे डू नॉट बॉदर जस्ट अबाउट सब्जेक्ट मैटर। तो हम्म। वो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा जज करते हैं। और तो वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, और इसीलिए मैंने एडुटैप का इंटरव्यू 2 बार लिया, 2 बार लिया। पेड होने के बाद बावजूद भी मैंने 2 बार इंटरव्यू लिया एडुटैप का। तो उसके लिए हम्म। एडुटैप टीम को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इन्हें अफोर्डेबल कॉस्ट पे इतनी अच्छी मॉक सेशंस कंडक्ट कराए थे। यू आर मोस्ट वेलकम। अब मैं एक और चीज आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव थे जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी, सॉरी, जब आप एओयू की भी तैयारी कर रहे थे या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे थे तब? मैम बहुत कम, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। बेसिकली ठीक है। यूट्यूब और व्हाट्सएप चलाता हूँ, वो भी ठीक है। व्हाट्सएप बहुत कम, यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। तो YouTube कहीं आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग साबित होता था? क्योंकि YouTube पे भी ऐसा होता है, एक बार शॉर्ट्स देखने लग जाओ तो फिर, या आप अपने आप को मैनेज कर लिया करते थे उस टाइम पीरियड पे? नहीं मैम, ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ मैं भगवान ही हूँ हम्म। लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कभी कभी। आप सोचते हैं कि 15 मिनट चलाऊंगा, आधा घंटा हो जाता है, हम्म। फिर आप चला के रखते हैं तो 10 मिनट वही चलता है दिमाग में। तो हम्म। डिस्ट्रैक्शन तो थोड़ी बहुत होती ही हैं, ये मतलब आप हम लोग जिस एज में हैं उस चीज़ में मीडिया डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना मुश्किल है, किसी ना किसी हम्म। लेवल पे वो सामने आएगा ही। इनफैक्ट आप और मैं जब लाइब्रेरी में बैठते होंगे तो आप भी देखा होगा, जो लोग छोटी मोबाइल भी यूज करते हैं वो भी जब लैपटॉप चलाते हैं तो एक बार यूट्यूब खोल ही लेते हैं वो लोग। खोल ही लेते हैं। करेक्ट। तो वो चीज होती है, लेकिन बाकी सोशल मीडिया मैंने अवॉइड की थी। मैं ही थी वो इंसान जिसने छोटा फोन लिया था, पर वो फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। हम्म। चलिए, अब मुझे आप एक बात बताइए कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब आपके लिए सिर्फ प्रिपरेशन जो थी वो आपका एक मेन सोर्स रहा कि जिसकी वजह से आप क्लियर कर पाए, या जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो आपको गाइडेंस मिलती है, गाइडेंस की पहले पीवाईक्यूज देखने, बहुत से बच्चों के पास ये गाइडेंस नहीं होती, वो सीधा बुक से स्टार्ट कर देते हैं, गाइडेंस की सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करो। तो ये गाइडेंस जो थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी और कैसे मिली, कैसे इसने आपकी हेल्प करी? मैम गाइडेंस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला रहता है तो उस रास्ते पे चलना आसान रहता है। और आप हम्म। अगर रास्ता ढूंढने बैठ जाते हैं तो बहुत टाइम रास्ता ढूंढने में चला जाता है। तो हम्म। किसी भी एग्जाम के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है। मेरा हम्म। यूपीएससी का थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा यार कि हाँ इस स्टेप में जाना है मुझे, कि हाँ पहले हम्म। प्रीवियस ईयर देखना है, फिर उस हिसाब हम्म। से अपना पढ़ाई हम्म। करनी है, क्वेश्चंस हम्म। कैसे लगाना है, क्वेश्चंस लगाना भी है कि नहीं लगाना है। हम्म। क्योंकि मैम जैसे मैंने बताया, मैंने बस 15 दिन था मेरे पास, तो मेरे हम्म। स्ट्रेटेजी में मॉक मॉक टेस्ट बैठ ही नहीं रहा था। तो हम्म। मैंने सिंगल मॉक टेस्ट नहीं दिया था इसके लिए। हम्म। लेकिन मैं अपने प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मैंने 50 दे रखे थे, तो उसका मेरा एक्सपीरियंस था कि हाँ इतना क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। हम्म। तो वो मुझे काम आया। तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन हाँ गाइडेंस बहुत जरूरी है कि यार इस ऐसे ऐसे चलना है आपको। हम्म।
तो अगेन ये पॉइंट मैं यहाँ पे फिर अपने एस्पिरेंट्स के लिए हाईलाइट करना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, हम टॉपर्स के मुंह से एक बात सुन लेते हैं कि मैंने मॉक्स नहीं लगाए, लेकिन हमारे लिए बैक स्टोरी जानना भी बहुत जरूरी होता है कि मैंने मॉक्स क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मैं 50 मॉक्स प्रीलिम्स में ऑलरेडी लगा चुका था। तो ये बैक स्टोरी जानने के बाद और सारी चीजें एक एनालाइज करने के बाद, मतलब आप गाइडेंस हर जगह से सीख करो, पर अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फिर आप उस स्ट्रैटेजी को अपनाओ। ऐसा नहीं कि अच्छा इस एक टॉपर ने कह दिया तो अब मैं सारी स्ट्रैटेजी एज इट इज यूज कर लूं। यस मैम, जैसा आपने कहा शुरू में, जैसा आपने कहा था कि स्टोरी रिप्लिकेशन, हम्म। आपने स्टोरी नहीं रेप्लिकेट करना, आपने स्टोरी से सीखना है कि यार हाँ। अब मेरे सर्कमस्टांसेस में मैं कैसे कर लूंगा। क्योंकि हाँ। अक्सर मैंने भी ऐसा फील कर रखा है कि टॉपर ने कह दिया कि मैं 12 घंटा पढ़ता था, 14 घंटा पढ़ता था, तो हम्म। हम एक फियर साइको हो जाता है कि यार नहीं मैं तो हम्म। कर नहीं रहा हूँ, मैं तो हो नहीं हम्म। पाऊंगा। लेकिन हो सके आप 10 घंटे में उतनी पढ़ाई कर ले रहे हो, हम्म। तो आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए बस। ये अपने आप को एनालाइज करते रहिए कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, वो करेक्ट। जरूरी है। करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंटरव्यू में आप जब पहुंच गए, तो इंटरव्यू वाले दिन आपका वो दिन कैसा था? मतलब आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, यूपीएससी भवन में जाके उस इंटरव्यू को देना, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैम सबसे पहले तो इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। इंटरव्यू के लिए हम्म। मैंने लगभग 2 ढाई रजिस्टर्स भर दिए थे कि डैफ, इंटरव्यू में अपने डैफ से, रजिस्टर्स? करंट से, अच्छा, करंट और डेफ से। करंट और डैफ से कि हाँ इस ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस पे हम्म। मेरे ये जवाब होंगे। और मैंने 8 9 मॉक्स भी दे रखे थे। हम्म। और इंटरव्यू की रात ऐसी थी कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं बस 2 घंटे सो के गया था इंटरव्यू देने। हम्म। लेकिन एक था यार, वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहता है तो काफी अच्छा लगता है यार, कि सबका एक ड्रीम होता है, जो भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रहते हैं उनका एक ड्रीम होता है यार कि उस यूपीएससी लिखे के सामने एक फोटो तो होना चाहिए लाइफ में एक बार। करेक्ट। तो काफी अच्छा लगता है वो चीज। और फिर मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो RN चौबे सर का बोर्ड था मेरा। हम्म। और मैंने इसलिए बताया कि 2.5 रजिस्टर मैंने तैयार किया था, 9 मॉक मैंने दिए थे, क्योंकि मेरे मॉक, अरे सॉरी, मेरे रियल इंटरव्यू में इन सबसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो वो काफी अलग ही डायरेक्शन में चला गया, मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट लोग देते हैं उनसे भी हम्म। काफी अलग डायरेक्शन में चला गया। क्योंकि अच्छा, तो मुझसे क्या ना करेंट डायरेक्शन से, थी आपके इंटरव्यू की फिर? मुझसे बहुत टेक्निकलिटीज पूछ ली गई ईपीएफओ की। अच्छा। मुझसे पूछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिए गए 3 4। अच्छा। और एक दो मेरा ऑप्शनल का और इकोनॉमी का एक दो क्वेश्चन। तो ओके। मेजरली मेरा एपीएफओ और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके। यानी जी। बच्चे को वहां पर इंटरव्यू में हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। नो मैटर आपने 2.5 रजिस्टर भरे हैं, आपने 9 मॉक्स लगाए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे वहां पर एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। हेयर आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और स्टूडेंट के साथ मैंने अपना इंटरव्यू सेशन लिया, सक्सेस स्टोरी का ही। तो उसमें उन्होंने बताया कि जस्ट 1 मिनट पहले उनसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि इसका आंसर ना ये है और ये नहीं है, ऐसी आपस में जब वो हॉल में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे एक और एस्पिरेंट जी के मैम। साथ, इंटरव्यू में उनसे एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अगेन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कि आपसे हो सकता है वही पूछ लें जो आप तैयारी करके गए हो, और हो सकता है कि जैसा नीलेश के साथ हुआ कि कुछ बिल्कुल ही अलग आ गया, बिल्कुल ही अलग एक आपसे चीज पूछ ली गई। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे और आपको लगा कि ये तो भाई अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी तैयारी के हिसाब से नहीं जा रहा है, तो क्या वहां पर ऐसा थोड़ा एंग्जाइटी हुआ, मतलब टेंशन होने लगी या घबराहट में कोई गलत आंसर दे दिया? नहीं मैम, जैसा मैंने पहले बताया कि कॉलेज में मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत कर रखा था, तो वहां से हम्म। मुझे कॉन्फिडेंस आया था। और मेरा जो मेजर पॉजिटिव मुझे लगा इंटरव्यू में कि मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया मैं कभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, शुरू से लास्ट तक मैं कॉन्फिडेंट था। और वो ठीक है। कॉन्फिडेंस मेरे चेहरे से झलक रही थी। तो मुझे लग हम्म। रहा था कि वो मेरे लिए गेम चेंजर हुआ है। हम्म। कि मतलब जो भी आ रहा है आपने उसको फेस किया कि ठीक है, ये उस वो नहीं है जिसके लिए मैंने तैयारी करी थी, पर ये जो भी है आई एम गोइंग टू फेस इट। आपने इस यस मैम। एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू को फेस किया और यही आपको लगता है कि आपके लिए गेम चेंजर रहा। तो यस मैम। जैसे आपने कहा कि आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो किस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस थे ईपीएफओ के रिगार्डिंग? मैम टेक्निकल क्वेश्चन इन द सेंस कि हम सबको पता है कि 20 एम्प्लॉय और 15,000 रुपए। हम्म। लेकिन उन्होंने पूछा कि 30 एम्प्लॉय हैं और सबकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है, तो कवर हम्म। होगा कि नहीं कवर होगा। हम्म। और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन थे जो कि हम लोग जल्द आमतौर पे स्टडीज प्रिपरेशन के दौरान नहीं पढ़ते हैं, क्या इतने हम्म। टेक्निकलिटीज में जाते हैं हम लोग। हम्म। हम्म। और सिचुएशन बेस्ड में ये था कि आप अकाउंट्स में स्कैम हो रहा है, तो उसके हम्म। लिए आप क्या सजेशन देंगे। आप हम्म। किसी डिपार्टमेंट में अकाउंट सेक्शन में हैं, सबसे करप्ट अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए आप क्या करेंगे। हम्म। ये सारी चीजें थी मैम। तो जब आपसे उन्होंने पूछा कि सबसे करप्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपने क्या जवाब दिया?
मैंने तो सबसे पहले ये कहा कि सर मैं उस डिपार्टमेंट में अभी हूँ नहीं, तो मैं डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा। सबसे पहले तो एक हम्म। कमिटी बैठाई जानी चाहिए जो ग्राउंड रियलिटीज को जाने की एक्चुअल दिक्कत आ कहाँ रही है, और हम्म। फिर उस कमिटी के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। तो मेरा हम्म। नी जर्क रिएक्शन नहीं था, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं था। मुझे लगा कि हम्म। थोड़ा एनालिटिकल मेरा जवाब था वो वाला। करेक्ट। ये भी मुझे काफी एक बैलेंस्ड अप्रोच लगी कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप ऐसे बादशाह ना बन जाएं कि मेरा रिकमेंडेशन मांगा है तो मैं सीधा बोल देता हूँ ये करिए या वो करिए। बट इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी एन ऑफिसर यू शुड हैव द एटीट्यूड ऑफ एन ऑफिसर टू। तो यस ये मैम। आपके आंसर से मुझे भी लगा कि एक अच्छा एटीट्यूड था। आपने बहुत सोच समझ के और संभल के इस चीज का जवाब दिया। तो चलिए इंटरव्यू भी आपका हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, फाइनली अब रिजल्ट भी आ गया है। और मैम तो इंटरव्यू में लास्ट इंसिडेंट एक और हुआ था। मेरी इंटरव्यू हम्म। 15 मिनट ही चली थी। तो मुझे ओके। लगा कि इंटरव्यू ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, हम्म। और मैं इस माइंडसेट से गया था कि मुझे अपने आप को बेच के आना है, क्योंकि आप एक बिजनेस फैमिली से आते हैं तो यार, हाँ, प्रोडक्ट को बेचना है इंटरव्यू में आपको। तो मुझे लगा ओ। कि यार मैं अब खुद को बेच नहीं पाया अभी सही से। फिर हम्म। इंटरव्यू सर ने चेयरमैन सर ने पूछा कि आप ईपीएफओ के बारे में कुछ और बोलना चाहते हैं। तो हम्म। मैंने वहाँ ईपीएफओ ऑफिस विजिट कर रखी थी एक बार, हम्म। ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने हम्म। कहा यार ये सबसे अलग हो सकता है, मैं उनको ये इस तरीके से अपने आप को सेल करूं। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैं ग्राउंड लेवल पे विजिट कर रखा हूं, और मुझे ईपीएफओ में ये अच्छाइयाँ तो है, लेकिन ये कमियां भी हैं ग्राउंड लेवल पे, जिससे मैं अपने लेवल पे सुधारना चाहूंगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये उन्हें शो किया होगा कि नहीं, ये रियली ही इज अ सीरियस कैंडिडेट। हम्म। तो मुझे लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा लास्ट वाला ये चीज मेरे लिए काम किया इंटरव्यू में काफी अच्छा। यस। तो चलिए बिजनेस फैमिली से होने का ये फायदा हो गया कि मैं अपनी मार्केटिंग में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। एंड आई यस थिंक दैट मैम। इज द राइट एटीट्यूड ऑल्सो। जब आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसे उसी माइंडसेट के साथ वो करना चाहिए कि मुझे तो निकलना है यहाँ से। तो अगर इंटरव्यू है तो ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि आई एम लाइक अ प्रोडक्ट, आई हैव टू सेल माई सेल्फ टू देम। सो यस मैम, इट इज रियलिटी इन एनी इंटरव्यू, आई यस। थिंक। तो आपने अपने आप को बहुत अच्छे से वहां पे मार्केट किया एंड अगेन अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। और ये इतना स्मार्ट अप्रोच, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड डिस्पाइट कि आपका इंटरव्यू उन लाइंस पर नहीं था जिन लाइंस पर आपने सोचा था, उसके बावजूद अपने आप को संभाल पाना और फिर ये सोच पाना कि यार नहीं अभी इतना अच्छा हुआ नहीं है, मुझे और अच्छा करना है। हैट्स ऑफ टू यू, आप डिजर्व करते हो यहाँ पर होना जहां पर अभी आप हो। ये मैं आपके मैम प्रीलिम्स इसके का लिए मैं एक्सपीरियंस तो मैं नहीं जानती, बट सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, लेकिन जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो आपको एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनाता है। मैम इसके लिए मेरे दो फ्रेंड हैं, प्रशांत और अमन, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया। हम्म। उन्होंने मेरी काफी मदद की, क्योंकि हम लोग ऐसे दोस्त बैठते थे। मैं उनको पैनलिस्ट बना देता था और मैं कैंडिडेट बताता था, और वो मेरा हम्म। इंटरव्यू लिया करते थे। तो उससे हम्म। बहुत आया कि हाँ, चीजें ऐसे फ्रेम करनी है, ये माइंडसेट रखना है। हम लोग डिस्कस भी करते थे चाय पे कि हाँ यार, ये चीजें होनी चाहिए। तो हम्म। उन्होंने, मैंने जैसा बताया कि उनका एम सही हो गया था यार कि इसको क्वालिफाई करवाना है। हम्म। तो अगेन यहाँ पे एक और लर्निंग निकल कर आती है। जो लोग सोचते हैं कि हमें दोस्तों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना है, एकदम अपने आप को कट ऑफ करके और फिर अपनी तैयारी करनी है, तो दैट 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 इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। कई बार अगर आपके कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रोडक्टिव दोस्त हैं, टाइम पास ना करवा रहे हो लेकिन अगर वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखना कितना बड़ा एक बून हो सकता है, कितना बड़ा एक गॉड गिफ्ट हो सकता है। आई थिंक आपकी स्टोरी से हमें वो चीज भी बहुत देखने को मिलती है यहाँ पर। यस मैम। हाँ। एग्जैक्टली। तो चलिए अब जब सक्सेस मिल गई है तो ये सक्सेस कैसी फील हो रही है, मतलब क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त आप जब आपको सक्सेस फाइनली मिल गई है? मैम काफी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में कभी एग्जाम निकालना एक सक्सेस नहीं है। मैं एग्जाम निकाल के अगर कुछ बदलाव ला पाता हूँ तो वो मेरे लिए सक्सेस होगा। सो इट्स जस्ट एन, यस इट इज एन जस्ट अचीवमेंट एंड आई नीड टू सेलिब्रेट इट। बट आई थिंक आई हैव नॉट टू स्टॉप हियर। मुझे आगे कुछ करना है, अभी बदलाव करनी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यस मैम। करेक्ट। चलिए और जब आपका रिजल्ट आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? मैम मेरे फैमिली में 5 हम लोग भाई बहन हैं, और मदर हम्म। फादर हैं। तो पहली गवर्नमेंट जॉब थी, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी ये फैमिली में पूरी। तो बहुत खुशी था पूरे, मतलब मेरे फैमिली में, घर के अगल बगल। क्योंकि हाँ यार, यूपीएससी के एग्जाम आप निकाल के आते हो तो सबको लगता है यार हाँ, लड़के ने काफी अचीवमेंट किया है। करेक्ट। और आप काफी दिन से बाहर रहते हो तो लोग काफी पूछते भी हैं, यार क्या कर रहा है,
क्या हम्म। कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ टायरिंग जर्नी। हम्म। तो आपके पेरेंट्स को भी जब लोग आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, हम्म। आपके माँ जो आपके लिए 5 बजे से रोज सुबह जग रही थी, उसको हम्म। आप एक गिफ्ट देते हैं। आपके फादर जो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, आप उनको एक गिफ्ट देते हैं। तो काफी बहुत अच्छा लगता है ये। करेक्ट। चलिए, तो इस पूरी जर्नी में अगर कोई चीज जो आपके लिए सबसे अच्छी रही, जिसके लिए आप दिल से शुक्रिया करते हो, तो किस का करोगे और किस बात के लिए करोगे? हाँ, मैम आप किसी जर्नी में चलते हैं तो बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। हम्म। बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं लाइफ में, नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे हम्म। लोग आपसे मिलते जुलते हैं। अगर किसी एक कोई करना हो तो मैं भगवान को करूंगा कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी किस्मत दी और इतना अच्छा एनवायरनमेंट, फ्रेंड और फैमिली दिया, जिसके बदौलत मैं आज जो हूँ वो हूँ, क्योंकि शायद ये ना रहता तो मैं नहीं रहता। हम्म। करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। आपकी सक्सेस कभी आपकी अकेले की सक्सेस नहीं होती है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड। यस मैम। चलिए, तो अब इस सेशन के एंडिंग नोट पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एंड करते हुए इस सेशन को, अगर हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कोई एक मैसेज देना चाहें, तो वो मैसेज क्या होगा? हाँ, मैं पढ़ाई के बारे में तो सब बोलेंगे कि हाँ यार आप पढ़िए, लेकिन ब्रॉड है कि आप जब आप एक ऑफिसर बनने जाते हैं देन यू शुड हैव दैट माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट पे भी साथ साथ काम कीजिए। हम्म। आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन ये माइंडसेट रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे खुद को हैंडल करना सीखना है। क्योंकि हम्म। आप जब खुद को हैंडल करेंगे, करना सीखेंगे, तभी आप डिपार्टमेंट को हैंडल कर पाएंगे, तभी आप लोगों को करेक्ट। हैंडल कर पाएंगे। करेक्ट। तो माइंडसेट पे भी, पढ़ाई के साथ साथ माइंडसेट पे भी काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकंड थिंग, जो कि मेरी कमी थी एक बड़ी, बी रेडी फॉर हैंडलिंग द फेलियर्स। आपके करेक्ट। पास फेलियर के बाद का प्लान होना चाहिए, जिससे कि आप हम्म। ब्रेक डाउन नहीं होंगे। हम्म। बिकॉज आई थिंक आप किसी भी जॉब में चले जाइए, इट्स नॉट कि आप एकदम रामराज हिला देंगे। हम्म। जीवन बहुत बड़ा है, और आप जीवन में बहुत चीजें कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज और यू एग्जाम। हमारे सामने कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जिन्होंने बस एक एनजीओ में काम, एनजीओ चलाया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया और उन्हें नोबेल प्राइज मिला। एंड नो सिविल सर्वेंट हैज डन लाइक दैट। सो हम्म। यू शुड हैव दैट माइंडसेट कि अब कभी इतना डिप्रेस नहीं हो जाना है कि लगे कि यार सब कुछ खत्म हो गया है, जीवन बहुत बड़ी है। करेक्ट। तो ये जो आपने मैसेज दिया, इट इज ट्रूली इंसाइटफुल। मतलब बहुत ही अच्छा था ये कि हाँ, आप इस चीज से बिल्कुल भी हताश मत हो जाइए, क्योंकि सक्सेस मिलती है, बट सक्सेस के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक सक्सेस या फेलियर हम जिसे कह सकते हैं, सक्सेस चलो नहीं मिली, जहां आपको पहुंचना था आप वहां नहीं पहुंचे, तो वो आपको डिफाइन नहीं करता। आपको डिफाइन आपका माइंडसेट करता है। यस तो मैम। लास्ट लाइन मैम। रिसेंटली एक मूवी आई थी, 12th फेल। हम्म। तो उसमें मनोज शर्मा जी की सर की स्टोरी तो दिखाई गई, लेकिन कई मनोज शर्मा ऐसे भी होंगे जिनकी स्टोरी पब्लिश ही नहीं हुई। करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि हमको एक स्टोरी के पीछे भागना है। करेक्ट। इट्स आवर लाइफ, एंड वी शुड मेक इट लार्ज। वी शुड क्रिएट आवर ओन स्टोरी, यस मैम, learning from the story of डेफिनेटली। people like Nilesh. थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम नीलेश, एंड आई होप आपने भी इस सेशन को काफी इंजॉय किया होगा, और ये सेशन इतना ही इंस्पायरिंग हमारे बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी रहा होगा। ऑन दिस नोट, आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू नीलेश फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड हाँ, बताइए। थैंक्स अलॉट मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय स्टोरी। You're most welcome. And on this note, I'm ending this session here, students, and I wish you all the very best for your preparation. Thank you for being here. Okay, Nilesh.